महेश के घर आज 2 सैनिक आए थे। कहिए, किस काम से आना हुआ आप सबका? बादशाही में सब ठीक ठाक तो है ना? जमींदार जी, हम भी इसी कस्बे में से हैं और आपको बखूबी जानते हैं, इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि एहसान करके खुद ही समर्पण कर दे और मेरे साथ चलिए। इन्होंने कोई जुर्म किया है क्या? बादशाह का हुक्म है, बस इससे ज्यादा और क्या जानना है आपको? सेवक, अपने जबान को लगाम दो। तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। ये पूरा कस्बा जमींदार जी का है। कोई बात नहीं तान सिंह, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरे पापा ने कोई बुरा काम किया है क्या काका? वो दीजिए जवाब, आपसे बच्चा कुछ पूछ रहा है। सरस्वती, ना इसमें तान सिंह की कोई गलती है ना किसी और की। सत्ता के लोभ में ऐसा ही होता है। और बेटा रुद्र, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें बस अपना काम करना है, बाकी सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देना। सेनापति और सैनिक दोनों वहाँ से महेश को बंदी बना ले जाते हैं। सरस्वती रुद्र से कहती है, अपने पिता को ध्यान से देखो, उनकी बताई बातों को हमेशा याद रखना और सही रास्ते पर चलना। हाँ माँ, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। इस बात को अब 12 साल बीत चुके थे। रात का वक्त था और इस आलीशान कोठी में आज एक बड़ी चोरी होने वाली थी। 3 चोर नकाब बांधे कोठी में घुस आए थे और तिजोरी के पास खड़े थे। चोरों का सरदार उस तिजोरी को चाबी से खोल देता है। खुल गई तिजोरी, अब सारा खजाना निकाल लो और लिफाफा इसमें छोड़ दो। जैसा आप कहे। तीनों वहाँ से सारे पैसे भरकर निकल जाते हैं। रुद्र, ये हमारी तीसरी चोरी है, अब हम उन पैसों का क्या करें? ये पैसे कल रात 3 कस्बों के घरों में बांटने चाहिए। उसके बाद बादशाह तक ये बात पहुंचने में देर नहीं लगेगी। आखिर उनके चहीते मंत्री का सारा खजाना जो गायब हो गया है। अब पूरे बादशाही में इच्छाधारी चोर का नाम हर कस्बे में पहुंच जाएगा और हर बच्चे के जबान पर तुम्हारा ही नाम होगा। ये तो बस शुरुआत है, अब वो वक्त दूर नहीं है जब राजा का तख्ता पलट जाएगा। रुद्र, जिसने अपने पिता को देखकर खुद से वादा किया था कि वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो गलत है, आज क्या वो सही रास्ते पर है? और वो ये सब किस वजह से कर रहा है? इन सवालों के जवाब तो अभी सिर्फ रुद्र के पास ही हैं। इसी वक्त राजा के दरबार में मंत्री ये दुख भरी खबर लेकर आया था। बादशाह, बादशाह! क्या बात है मंत्री, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मेरा पूरा खजाना, मेरी पूरी तिजोरी सब खाली कर दिया बादशाह, बस ये लिफाफा छोड़ गए हैं। क्या क्या लिखा है उस लिफाफे में? मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ बादशाह। मंत्री, गरीबों के पैसों से तुमने अपना घर बनाया है और अपने कामों को भूल गए हो। तुम बादशाही के मंत्री होकर उन्हें लूट रहे हो। कल ये सारे पैसे जनता में फिर से बांट दूंगा। बादशाह भ्रष्ट और मानसिक तौर पर अपंग हो गए हैं। अब उनमें न्याय करने की शक्ति ही नहीं है। अपनी मर्जी से चोरी करने वाला इच्छाधारी चोर। ये दुष्ट है कौन जो मेरा उपहास कर रहा है? इसे जल्दी ढूंढा जाए और मेरे सामने लाया जाए। हे बादशाह, ये पहली चोरी नहीं है, इसके पहले भी 2 चोरियां हो चुकी हैं। तो तुमने अब तक बताया क्यों नहीं? मैंने आपको बताया था बादशाह, पर आप उस वक्त व्यस्त थे और कहा कि ये छोटी मोटी बातें लेकर मैं आपके पास न आया करूं। कल की बातें छोड़ो, इस चोर ने मुझे चुनौती दी है। जल्दी से पकड़ो और कारागार में डालो। जो हुक्म बादशाह। रुद्र अपने घर में सोया है और मलखान और सुदामा उसे जगाने आते हैं। अरे रुद्र, अबे उठ जाओ। जाने दो सुदामा, सोए रहने दो। अरे क्यों सोने दूं? कस्बे वालों ने इसका नाम सोता रुद्र रख दिया है और सब कह रहे हैं कि जमींदार जी के घर ऐसा आलसी बच्चा कैसे पैदा हो गया। जमींदार की तो बात ही अलग थी और कस्बे के लोग अभी कुछ जानते ही नहीं हैं। वैसे आज अब्बू ने दरबार में हुई घटना बताई। रुद्र ने जैसे ही ये सुना, उसकी नींद टूट गई। लो, काम की बात सुनते ही इनके कान खड़े हो गए।
बताओ भी, क्या कहा काका ने? मलखान ने रुद्र को अपने पापा से सुनी सारी बातें बता दी। ये सुनकर रुद्र ने कहा, बादशाह जो कभी जनता की दुहाई नहीं सुनता, वो अपने मंत्री की तिजोरी खाली होने से इतना आग बबूला हो गया। काश अगर इतनी समझदारी उन्हें बादशाही के लोगों से होती तो आज वो एक अच्छे बादशाह होते। अब अगली चोरी की तैयारी में लग जाओ। इस महीने हम 3 चोरियां करेंगे। और ये चोरियां की कहाँ जाएंगी? 2 चोरियां तो इसी मंत्री की तरह आम होगी, लेकिन आखिरी चोरी बहुत खास होगी। बिल्कुल जैसा रुद्र ने कहा। सिर्फ 2 हफ्तों में राजा के दरबार में उनके सबसे करीबी लोगों के घर में चोरियां हुई और राजा कुछ नहीं कर पाए। सेनापति, ये क्या हो रहा है? मैंने तुमसे इन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने को कहा था। अब तक वो चोर बेड़ियों में क्यों नहीं है? माफ कीजिए बादशाह, लेकिन उनका पता लगाने के लिए हमें प्रजा की ही सहायता चाहिए और कोई उनका नाम बोलना ही नहीं चाहता। वो इच्छाधारी चोर उनका रक्षक और उनका दुख हरने वाला नायक हो गया है। क्या पूरी प्रजा उनका साथ दे रही है? बादशाह, मैं हूँ या वो? बादशाह, उसने 2 चिट्ठियाँ छोड़ी हैं। क्या लिखा है उन चिट्ठियों में? पहले चिट्ठी में ये लिखा है, बादशाह, तुम्हारे सारे भ्रष्ट दोस्तों का दिन आ गया है। प्रजा की इच्छा मेरी इच्छा है। ये सिर्फ चोरी नहीं है, ये अपने हाथों से न्याय लेना है। इन इच्छाओं ने मुझे जन्म दिया है। मैं इन इच्छाओं को धारण चोरी करने वाला इच्छाधारी चोर। ये दुष्ट है कौन जो न्याय का रखवाला और लोगों का अपना हक समझता है? दूसरी चिट्ठी में क्या लिखा है इसने? बस एक वाक्य, बादशाह, अगली चोरी सेनापति के घर। मुझे चुनौती देता है। व्यापारी धनानंद और अन्य मंत्रियों के भवन के सुरक्षा में जो भी पहरेदार लगाए हुए हैं, उन सबको सेनापति के घर पर लगवाया जाए। जो हुक्म बादशाह। महाराज की बात का पालन हुआ और 1 हफ्ता बीत गया। तीनों चोर चांदनी रात में एक आलीशान महल के सामने खड़े हुए थे। बिल्कुल वैसा ही हुआ रुद्र, जैसा तुमने सोचा था। अब बारी अब्बू की है। पीछे हटना चाहते हो? नहीं, कभी नहीं। जो जरूरी है वो जरूरी है। धर्म के मार्ग से डगमगाना नहीं है मुझे। चलो। तीनों महल के अंदर जाते हैं। सुदामा दोनों को तिजोरी के पास पहुंचा देता है। ये रही तिजोरी। अब बस ये तिजोरी साफ करनी है और उसके बाद सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। रुद्र उस बड़ी सी तिजोरी को खोलता है। उसमें सोने के सिक्के और जेवरात भरे हुए थे। तीनों मिलकर बारी बारी सारा सोना बाहर पहुंचाते हैं और किसी को कानों कान भनक भी नहीं लगती। यहाँ कौन सा लिफाफा छोड़ना है? कोई लिफाफा नहीं। अब पैगाम लेकर इच्छाधारी चोर खुद जाएगा। अगली सुबह होती है और राजा के दरबार में सभी लोग जमा थे। ये क्या हो रहा है? चुनौती देकर खुद वहाँ आया ही नहीं। जरूर आपसे डर गया होगा बादशाह। तभी राजदूत आता है। बादशाह, बहुत बड़ी खबर है। क्या हुआ है? आपके सबसे नजदीकी और इस बादशाह के सबसे बड़े व्यापारी धनानंद के घर से सारे पैसे चुरा दिए गए हैं। क्या? जी बादशाह, और सुबह मुझे पता चला है और सारा धन लोगों में बंटवा दिया गया है। इस चोर ने जो नुकसान किया है अब ये लोगों से वसूला जाएगा। जाओ और हर कस्बे नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि लोग सब पैसे वापस करें, वरना ठीक नहीं होगा। तभी उस दरबार में रुद्र आ जाता है। हे बादशाह, कोई हुक्म देने से पहले एक बार आप सोच तो लीजिए। कौन हो तुम जो यहाँ मेरे हुक्म के बिना बोलने की हिम्मत कर रहा है? अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आप जिसकी तलाश कर रहे हैं और कल रात जिसने आपको लिफाफा भेजा था वो मैं ही हूँ, इच्छाधारी चोर। अच्छा, तो तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हारी सत्ता तुम्हारे हाथों से चली गई है। कहना क्या चाहते हो?
जिस प्रजा से तुम धन वसूलने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें तुम्हारे कर्मों के बारे में सब पता चल गया है। मैं बादशाह हूँ और ये प्रजा मेरे इच्छाओं के अधीन है। जो मैं चाहूंगा वही सबको मानना पड़ेगा और यही प्रजा धर्म है। हे बादशाह, धर्म की बात मत करो। आपने कौन सा राज्य धर्म निभाया है? ये भूमि, ये राज्य तुम्हारे पुरखों की देन नहीं है। तुम सिर्फ प्रजा के प्रतिनिधि हो। उनका जीवन दुश्वार करके खुद की तिजोरी भरना, ये महापाप है। अब तुम राजा बने रहने के लायक नहीं हो। इसकी जबान खींच लो सेनापति। काका, चुनाव कीजिए। जिस सेनापति होने के नाते आपका दायित्व राजा के प्रति है या फिर प्रजा के प्रति है। मेरे पिता को अपने शक्ति का इस्तेमाल कर कारागार में डाल दिया। उससे मन ना भरा, पूरे कस्बे को प्रताड़ित किया गया। सेनापति, सोच क्या रहे हो? माफ कीजिए बादशाह, हमारी सेना भी यही सोचती है कि रुद्र यानी इच्छाधारी चोर ठीक है। आपके कुकर्म इतने बढ़ गए हैं कि अब सेना भी आपके लिए अपने प्राण नहीं देना चाहती। आज सुबह से ही हर कस्बे और नगर में से खबर आ रही है कि प्रजा विद्रोह कर देगी। मैं बादशाह हूँ, मेरे हुक्म का पालन करो। बादशाह को कारागार में डाल दिया जाए। नहीं, ये सब ठीक नहीं हो रहा। मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। मैं बादशाह हूँ। जब बादशाह खुद का दायित्व भूल जाए, ऐसे बादशाह का ना रहना ही बेहतर है। बादशाह प्रजा के लिए होता है, ना कि प्रजा बादशाह के लिए। इस घटना के कुछ महीनों बाद रुद्र के पिता महेश को नया राजा बनाया गया और उसके बाद राज्य में सुख शांति आ गई।